नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत की श्रृंखला के अंदर हम बात करने वाले हैं पवन ऊर्जा के बारे में, यानी जो हवा से हम पवन चक्कियों की मदद से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाली हैं, पवन चक्कियों के बारे में। जो पवन या हवा है वो नेचर का एक गॉड गिफ्ट है और इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करने के लिए कम से कम 23 मीटर पर सेकंड की जो एयर फ्लो है या फिर पवन की दर है या वायु की आदर्श गति है वो होना ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि सौर ऊर्जा की तरह यहाँ दिन और रात का फ़र्क नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है, पैनल्स जो हैं वो सिर्फ दिन के समय काम करेंगे, रात के समय वो या फिर बादल हैं, बारिश है, इस तरह के मौसम के अंदर वो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काम में नहीं आते। पर पवन ऊर्जा के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हवा तो सुबह से दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं करती, तो इसलिए पवन ऊर्जा जो है उसमें दिन या रात की कोई शर्त नहीं होती है। बस हमें सही जगह का, लोकेशन का, सही एरिया का हमें सिलेक्शन करना होता है, जो खाली हो, बहुत बड़ी जगह हो, जहाँ आसपास कोई ऊंची इमारतें या ऊंचे पहाड़ वगैरह ना हो, ताकि जो एयर का फ्लो है वो कंटिन्यूस हो और अच्छी तेज़ वहाँ पे स्पीड हो। एयर का इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जिसको पवन चक्की बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, या इवन कई मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर ये पंखे से लगे होते हैं, जो कि हवा के प्रेजेंस के अंदर घूमते हैं। तो उनके घूमने से जो टरबाइन चलती है और उस टरबाइन के चलने से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। अब इससे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी होती है ये सस्ती, सरल और अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एक बार इसको लगाने के बाद हवा तो हमेशा रहेगी, हवा तो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो जब हवा नहीं ख़त्म होने वाली तो एनर्जी का ये सोर्स भी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं इसको, एनर्जी को, सोर्स को यूज़ करने के? सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ, वही बात है यहाँ पर कि हम यहाँ पे एनर्जी का कोई इनपुट नहीं दे रहे, कोई भी तरह का हम ईंधन नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर, हम किसी तरह की आग नहीं जला रहे हैं। और अगर हम आग नहीं जला रहे हैं तो हम कोई भी तरह की जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इसकी वजह से, यानी पवन चक्कियों की वजह से किसी भी तरह का वायु प्रदूषण जो है वो नहीं होता, क्योंकि किसी भी तरीके की गैसेस जो हैं वो रिलीज़ नहीं होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी अच्छी बात क्या है, ईंधन की लागत नहीं है, यानी कोई खर्चा नहीं है। वही बात है, सेटअप लगाने का खर्चा ज़रूर है, एक बार पवन चक्कियों को स्थापित करना है, जो पूरी मशीनरी है उसको इस्टेब्लिश करने का खर्चा ज़रूर है। बट एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद, क्योंकि कोई भी हमें एनर्जी इनपुट नहीं देना है, कोई भी हमें ईंधन नहीं इस्तेमाल करना है, उसके बाद रनिंग कॉस्ट तो होती है, जैसे मशीनरी को चलाने की जो लेबर वगैरह हैं, जो मेंटेनेंस वगैरह हैं, बट ईंधन के रूप में हमें कुछ भी उसमें इनपुट नहीं देना पड़ता, हमें कोई ईंधन नहीं डालना पड़ता उसके अंदर, इसलिए उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। सिर्फ हवा के हिसाब से या हवा की प्रेजेंस के अंदर ये पवन चक्कियाँ अपने आप चलती रहती हैं। और एक बार जब स्थापित कर लिया तो उसकी, मैंने पहले ही कहा कि कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी एनर्जी इनपुट नहीं है इसके अंदर, और ज़्यादा इनको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मैन पावर भी नहीं चाहिए होती है। बस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। अदरवाइज़ जो रनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, बट रनिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम या नेग्लिजिबल रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इसके कि जिस एरिया के अंदर हम टरबाइंस को लगाते हैं वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि टरबाइंस किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं लगाई जाती हैं नॉर्मली जहाँ बड़े जंगल हों या ऊंचे ऊंचे पेड़ या पहाड़ वगैरह हों, या अगर हैं भी तो वहाँ पे टरबाइन लगाने के लिए या फिर पवन चक्कियाँ लगाने के लिए नॉर्मली उस एरिया को क्लीन किया जाता है। तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है किसी भी एरिया की वो ज़रूर इसके कारण डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरी वही बात, नवीनीकरण ऊर्जा के साधनों के बाकी स्रोतों की तरह यहाँ भी जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी टरबाइंस लगाने का खर्चा, ज़मीन का खर्चा और जो पूरी मशीनरी वगैरह या सेटअप है उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो होता है, इनपुट कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए क्योंकि इसके हिसाब से जो मशीनरी लगती है, जो पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो एक बार इस जो संयंत्र है इसको स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है।
फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कि क्योंकि ये पवन चक्कियाँ हवा के प्रेजेंस में चलती हैं या हवा की वजह से चलती हैं, तो हवा का लगातार चलते रहना और एक पर्टिकुलर स्पीड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पवन चक्की है वो उसके आदर्श जो गति होती है वो 23 मीटर प्रति सेकंड की होती है, यानी हवा कम से कम इतनी अच्छी चलनी चाहिए तो ही जो टरबाइन है वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वो पर्याप्त उत्पन्न कर पाते हैं। तो 24 घंटे इतनी ही मात्रा में हवा चलती रही है ज़रूरी तो नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए जो प्रोडक्शन रेट है वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है और हम कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन की इससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमेशा विश्वसनीयता नहीं होती कि एनर्जी मिलेगी ही, क्यों? क्योंकि हवा होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हवा 24 घंटे होगी इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। और फिर नेक्स्ट जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये टरबाइन शोर बहुत करते हैं, यानी पवन चक्कियाँ जो हैं या इनसे एनर्जी प्रोडक्शन का जो इनका पूरा का पूरा सेटअप होता है ये बहुत ज़्यादा जो शोर है वो पैदा करता है। टरबाइन का भी शोर होता है और जो पंखे घूमते हैं उनका भी। हम जानते हैं हमारे घरों के अंदर भी पंखे और कूलर वगैरह चलते हैं, तो आप जानते हैं कि पंखों का तो इतना नहीं होता, तो कूलर का कितना शोर होता है, जितना तेज़ घूमेगा। सेम वैसे ही ये पवन चक्कियों के जो पंखे घूमते हैं और इनके बेस पर जब टरबाइंस घूमते हैं वो टरबाइंस काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है वो क्रिएट करते हैं और आप रिहायशी इलाकों के अंदर इनको नहीं लगा सकते क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला जो शोर है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्वनि प्रदूषण एक मेन प्रॉब्लम है पवन ऊर्जा जो संयंत्र हैं उनके साथ। नेक्स्ट आता है बायोगैस। बायोगैस जो है उसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करने के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो गांवों के अंदर ख़ास तौर के अंदर जो पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, बचा हुआ चारा है, घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट है, फलों के सब्जियों के छिलके, कागज़ और बाकी जो कचरा होता है उसको एक खड्डे के अंदर एक बड़े से स्पेशल तरह से बनाए हुए एक बड़े से टैंक के अंदर भर दिया जाता है और उसमें पानी भर देते हैं और उसमें एक ऊपर की ओर खुलता हुआ पाइप रखते हैं जिसमें कि गैस जो जनरेट होती है उस पाइप की मदद से पास में टैंकियाँ रखी होती हैं, उन टैंक्स के अंदर जो गैस है वो टाइम के साथ भरती जाती है। तो जो बायोगैस यानी जब ये जो कचरा होता है वो जब डीकम्पोज होता है तो उसके डीकम्पोज होने से गैस बनती है। उस गैस को नेचर में रिलीज़ होने देने की बजाय उसको पाइपलाइन की मदद से विशेष टैंक्स जो बने होते हैं उनके अंदर इकट्ठा किया जाता है और फिर पाइप की मदद से उनको घरों के अंदर डाला जाता है जहाँ पे उनका इस्तेमाल जो है वो चूल्हे वगैरह जलाने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ जो बायोमास या फिर जो भी ये जो वेस्ट था, बायो वेस्ट था जितना भी जिसका कि इस्तेमाल किया गया था गैस को जनरेट करने में, वो भी वेस्ट नहीं होता। जब उससे पूरी गैस बन जाती है और ज़्यादा बननी बंद हो जाती है या टाइम टू टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिमिट के बाद उस जो कचरा होता है वो अब खाद में कन्वर्ट हो गया होता है। इस खाद का इस्तेमाल जिसको कि हम बायो कंपोस्ट कहते हैं, इसको जैविक खाद कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो खेतों में किया जाता है और खेतों में इसकी मदद से जो हम अपने कहते हैं ना ऑर्गेनिक खेती, वो यही चीज़ है। यहाँ पे हम यूरिया या बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र्स ना डालकर इसी जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं और इससे जो उर्वरता है ज़मीन की, फर्टिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और दूसरी तरफ इससे बनने वाली जो गैस होती है उसका इस्तेमाल जो है वो घरों में चूल्हे आदि जलाने के लिए किया जाता है। फिर आता है बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जैसे कि धान की भूसी बचती है, चीनी मिलों का जो अवशेष होते हैं वो बचते हैं, गन्ने का जो हस्क बचता है, कागज़ जो फैक्ट्री होती है उसका जो वेस्ट बचता है या बाकी नारियल के छिलके हैं या और भी तरह की जो बायो वेस्ट होता है उसको सुखाकर जलाया जाता है। यानी कोयले की जगह इस बायो वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उसको जलाकर जो हीट जनरेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे हम कोयला जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं हम आग जलाने के लिए, मिट्टी के तेल का, उसकी जगह ये जो बायो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है आग को जलाने में और उससे हीट या एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम बोलते हैं बायोमास। बट यहाँ पे वही बात है कि बायोमास जनरेशन के अंदर एयर पोल्यूशन तो रहता है। जैसे बायोगैस के अंदर तो एयर पोल्यूशन इतना नहीं है क्योंकि वो गैस का इस्तेमाल करते हैं और वो भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। लेकिन बायोमास जब हम यूज़ करते हैं एनर्जी रिसोर्स की फॉर्म में तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है। बट ये है कि एग्रीकल्चर कभी नहीं रुकता और फैक्ट्रीज़ कभी नहीं रुकती, तो उनसे जनरेट होने वाला वेस्ट भी एक अनलिमिटेड रिसोर्स के रूप में हमेशा अवेलेबल रहता है।